सो गाइस जब एग्जाम नजदीक आता है ना, समझने समझाने का टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस समय ऐसा रहता है कि दिमाग में फिट करो और एग्जाम में उतार के आओ और स्कोर अच्छा करो। तो भाई इसके लिए ना जीटी बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे ट्रिक वीडियोस, हमारे वन शॉट वीडियो कम टाइम वाले बहुत ज्यादा फेमस है। पर हीट ने यार, हीट का वन शॉट वीडियो बना नहीं था, बना था पर वो छोटा वाला नहीं बना था जिसे बच्चे बहुत कमेंट करते थे। मैंने बोला भाई इस साल के बच्चों की मांग पूरी कर देते हैं, तो भाई इसके लिए लाइक ठोक दो, 10-15 हजार लाइक और 5-6 हजार कमेंट हो जाना चाहिए। और इसके साथ ही गाइस, अगर कोई बच्चा चाहता है कि पूरा एकदम फ्रेश कंटेंट विद नोट्स, तो ऐप पे चले जाओ। आप पेड कोर्सेस में ले सकते हो, वहां लैंग्वेजेस और पूरा साइंस और मैथ सब कुछ है। और बाकी तो मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 हीट। और सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, और दूसरा बात, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लेना। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एकदम सिंपल सा बात है। जब आइस को लिक्विड, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, जिस टेम्परेचर पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब इसके बाद जब ये स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो आप देखोगे जब भी, अब हो सकता है आपने देखा है कि नहीं देखा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी स्टेट चेंज होता है तो थर्मामीटर पे अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता। मतलब सॉलिड से लिक्विड में जब स्टेट चेंज हो रहा है तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? चलो इसका रीजन मैं बताता हूं। इसलिए चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं, आपको पता है कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू लिक्विड। तो उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट यूज हो जाता है। इसीलिए जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता। जब भी उनका स्टेट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, तब थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि जो हीट एनर्जी होता है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो जाता है। इसलिए थर्मामीटर पे कुछ दिखाई नहीं देता। और वो जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड पूरी तरह लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर थर्मामीटर पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही वो लिक्विड से गैस में फिर से स्टेट चेंज कर रहा है, उस समय भी थर्मामीटर पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस समय फिर से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी यूज हो जाता है। अब गाइस यहाँ एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा देखो गाइस, जो हीट एनर्जी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के टाइम यूज किया जाता है, उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, और टेम्परेचर तो उस टाइम कांस्टेंट रहता है ना, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक और यहां देखो, सॉलिड से लिक्विड है, यही एक और डेफिनेशन में कंप्लीट कर देता हूं। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उस समय जो हीट यूज किया जाता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के टाइम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसका भी मैं यही बता देता हूं, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस समय जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के टाइम जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एक और एग्जाम में पूछा जाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक मतलब, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो आपको पता चलेगा, फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड में जो हीट यूज किया गया, वेपराइजेशन होता तो लिक्विड टू गैस। बट सर ये स्पेसिफिक क्या है? देखो, जिसके अंदर मास को स्पेसिफाइड किया जाए, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर को स्पेसिफाइड किया जाए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कुछ भी अलग नहीं है, देखो वही सेम है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम डेफिनेशन, बस यहाँ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। ऊपर देख लो नीचे देख लो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए टेम्परेचर, तो स्टेट के टाइम चेंज नहीं होता, आपको पता है जब स्टेट चेंज होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाय मास को स्पेसिफाइड किया गया बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। बस अगर यहां हम लोग लिक्विड टू गैस कर देंगे तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये सेम टू सेम डेफिनेशन है, सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ अमाउंट को स्पेसिफाइड किया गया है यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस में, बस इसीलिए इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। देखो दूसरे का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब चलो आगे, अगला रेजुलेशन। देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर हम आइस पे प्रेशर अप्लाई करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आइस को आप दबाते हो तो तुरंत, पहले वो सॉलिड रहता है, पर आइस को अगर प्रेस करोगे, आप जाओ फटाफट जाओ एकदम प्रेशर अप्लाई करो, आप देखोगे तुरंत वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम आइस पे प्रेशर अप्लाई करें तो किस में कन्वर्ट होने लगता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। और जैसे ही हम प्रेशर हटा दे, फिर से हमें दिखेगा कि जो लिक्विड है
जो लिक्विड है फिर से क्या बन जाता है, सॉलिड। पर टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। नहीं तो बोलोगे सर बाहर निकाला था, सर दबाया पर पानी का पानी है। भाई हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय अगर आइस को आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो फटाक से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री है, फिर से वो लिक्विड फिर से किसमें बन जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द फेनोमेना इन विच आइस कन्वर्ट टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके हमने सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। और रिकन्वर्ट आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव, जैसे हम प्रेशर को बाहर निकाले, प्रेशर फिर से हटा लेते हैं, फिर से जो लिक्विड बना हुआ है फिर से वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम लोअर देन 0 डिग्री ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने के कारण जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। समझ में आए? इसीलिए हम आइस को जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने का तुरंत मेल्ट हो जाता है, तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे प्रेशर फिर से हटा लेंगे और टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फिर से वो क्या बन जाता है, सॉलिड। तो एकदम सिंपल सा इतना याद रखना कि जब भी द फेनोमेना इन विच आइस कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। ओके, इफ यू रिमूव द प्रेशर आइस अगेन लिक्विड वाटर अगेन रिकन्वर्ट इनटू अ आइस। क्लियर? इसी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। और जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी कम हो जाता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। बस इतना सा ही लिखना है। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत सिंपल सा है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वाटर, जैसे हमने सोचा था वैसा था नहीं, जैसा था वैसा सोचा ही नहीं, तो उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वाटर, मतलब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर हम आप सभी को पता, अगर हम किसी भी चीज को हीट करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। अगर हीट दे रहा हूं तो क्या, अगर मैं रोटी खा रहा हूं तो मेरा पेट आगे आना चाहिए, ओके। पर अगर रोटी खा रहा हूं पेट अंदर जा रहा है, अंदर ही अंदर जा रहा है, तो भाई कंडीशन उल्टा है, एबनॉर्मल है, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है भाई, कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है। वैसे अगर मैं हीट दे रहा हूं, हीट को बढ़ा रहा हूं तो एक्सपांड होना चाहिए, बट वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा ही कंडीशन होता है जब भी हम 0 से लेके 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा रहे, बट होना क्या चाहिए था, एक्सपांड होना चाहिए, बट वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। होना क्या चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, पर वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मतलब होना क्या चाहिए था, एक्सपांड होना चाहिए, पर वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो तो जितना हीट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है, जबकि एक्सपांड होना चाहिए था ना। और ये कहां तक चलता है, ओनली 4 डिग्री तक चलता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बस इतना याद रख सकते हैं, इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था, एक्सपांड होना चाहिए था। और उसके बाद अगर 4 डिग्री के बाद और हम हीट देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, तब वो क्या होता जाएगा, बस एक्सपांड होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा। ओके। और एक चीज और यहाँ आपको याद रखना है, जो ये याद रखना है, कहाँ गया कहाँ गया मेरा एक पेन, कहाँ गया पेन 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 किधर गया भाई, किसने पेन चोरी कर लिया, हाँ इधर है। तो अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ, एक चीज याद रखना, 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है यहां से जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपांड होना चाहिए था, पर वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 3 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 4 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब 4 डिग्री पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ कम हो जाना, मतलब उसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मैथ हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम पूरी तरह से मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वॉल्यूम होता है सबसे मिनिमम होता है। और अगर हम उल्टा है, अब 4 से 0 आएंगे, तो 4 से अगर हम अब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, पहले 4 डिग्री था अब 3 डिग्री हो गया, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था ना। आप खाना निकाल रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं तो बंदा पतला होना चाहिए था, पर खाना निकाल रहे तो बंदा और मोटा हो रहा है, तो भाई एबनॉर्मल कंडीशन, कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री, तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था वो कॉन्ट्रैक्ट, पर क्या होता है, एक्सपांड, जब 4 से 0 जाते हैं, समझ में आया? इसीलिए 0 डिग्री पे 4 डिग्री पे आया, थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, 3 डिग्री पे और ज्यादा, 2 डिग्री पे और एक्सपांड हो गया, 1 डिग्री पे और एक्सपांड हो गया, और 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा एक्सपांड हो गया। इसका मतलब कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। इसलिए तो आप देखोगे कि 0 डिग्री पे आइस क्यूब बना रहता है, और आइस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा होता है, और जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है बहुत हल्का होता है। इसी को हाफ सेपरेटर में हम लोग देखेंगे। ये देखो द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब यहाँ आगे आ जाते हैं हम लोग अगला। ये देखो हाफ सेपरेटर में यही देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ,
देखो डेंसिटी का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो आप अगर यहां देखोगे 0 डिग्री टू 4 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, जब हम 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 0 डिग्री 1 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम हो जाता है, और जहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम हो जाता है वहां डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कहने पे 4 डिग्री पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होता है वो हैवी होता है। हैवी होता है, समझ में, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हैवी होता है। ये चीज दिमाग में रखना। अब 4 डिग्री वाले की डेंसिटी क्या ज्यादा है। अब मैं उल्टा चलता हूं, 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को कम कर रहा हूं। टेम्परेचर को जब कम कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, जब निकाल रहा हूं, मैं खाना निकाल रहा हूं, तो क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था ना। पर भाई ये उल्टा सिस्टम है, 0 to 4 में एबनॉर्मल उल्टा ही सिस्टम है। तो जब मैं खाना निकाल रहा हूं तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट यहां क्या होता है, एक्सपांड होता है। 4 डिग्री पे एक्सपांड हुआ, 3 डिग्री पे और एक्सपांड हुआ, 2 डिग्री पे और एक्सपांड हुआ, और 1 डिग्री पे बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया, मतलब, और 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा एक्सपांड बहुत ज्यादा हो गया, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेंथ ब्रेथ हाइट बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी कम हो गया, जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइटर हो जाता है। और आप सभी को पता है 0 डिग्री पे क्या होता है, आइस क्यूब। तो आइस क्यूब की डेंसिटी बहुत कम रहती है, इसलिए ऊपर फ्लोट करता है। तो भाई यहां देख लो, यहां एकदम क्लियरली ये देखो, 4 डिग्री वाले का आप सभी को पता है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहता है, पर डेंसिटी बहुत ज्यादा ज्यादा रहता है 4 डिग्री वाले वाटर का। इसलिए 4 डिग्री वाला वाटर नीचे रहता है। बट 0 डिग्री सेल्सियस पे आप सभी को पता आइस क्यूब होता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट बहुत चौड़ा होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, बट डेंसिटी बहुत कम रहता है, और डेंसिटी जिसका बहुत कम रहता है वो बहुत हल्का रहता है। इसीलिए ठंडा पानी ऊपर रहता है, और ठंडे के कंपैरिजन जो थोड़ा गर्म पानी रहता है वो नीचे रहता है, क्योंकि गर्म पानी का डेंसिटी बहुत, समझ में, दिमाग में रखो, 0 डिग्री, 0 डिग्री वाला वाटर, जो 0 डिग्री वाला वाटर है, 0 डिग्री वाला वाटर है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसलिए देखोगे आप आइस क्यूब ऊपर फ्लोट होता रहता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है पर डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है मतलब वो लाइटर है। और 4 डिग्री वाले का क्या है, बस इतना याद रखने का, 4 डिग्री वाले का क्या कम है, 4 डिग्री वाले का डेंसिटी ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। इसलिए, और डेंसिटी जिसका कम होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। इसलिए यहाँ आपको दिखेगा, समझ में, यहाँ टेम्परेचर पे, इसलिए ये बस ये लाइन बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद ये चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना सा ही पढ़ना है। इसके बाद गाइस ह्यूमिडिटी, भाई सिंपल सी बात है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर ह्यूमिड है, मतलब ह्यूमिडिटी है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, दिस मॉइस्चर इज कॉल्ड, दिस मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितना एयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, आगे सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मान लो मेरी कैपेसिटी 3 चपाती खाने की है, तो मेरा सैचुरेटेड पॉइंट कितने, 3 चपाती है। तो when the air contain maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एयर अगर मान लो 40 डिग्री पे है, तो 40 डिग्री पे उसको कितना और एयर चाहिए कि वो सैचुरेटेड हो जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं 3 चपाती खाऊंगा तो मैं सैचुरेटेड हो जाऊंगा। छोटा वाला, अगर कोई छोटा बच्चा है तो 2 चपाती खाएगा तो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो एयर कितने पे, एयर में कितना हम वाटर डालेंगे कि वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर उससे और ज्यादा डालेंगे तो वॉमिटिंग कर देगा, वॉमिटिंग कर देंगे। और हर टेम्परेचर पे एयर का सैचुरेशन पॉइंट अलग होता है। टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो वो और वाटर होल्ड कर पाएगा, टेम्परेचर कम करोगे, जैसे आप देखोगे विंटर सीजन के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए जो एयर होता है ना वो सुबह के टाइम वॉमिटिंग कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाता। टेम्परेचर हमने कम कर दिया, अब टेम्परेचर कम कर दिया, एयर का टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए उसने ज्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाया और सुबह के टाइम ज्यादा वॉमिटिंग कर देता है। मतलब आप ड्यू देखते होगे, सुबह के टाइम ड्यू दिखाई देता है। तो when the air contain maximum possible water vapor,
उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। जब जिस कंडीशन में एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे ये एयर क्या है, सैचुरेटेड है। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, वॉमिट कर देगा, आपको ड्यू दिखाई देता होगा विंटर सीजन के अंदर। अब गाइस देखो एक चीज सिंपल सी बात है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो किस पे डिपेंड होता है, एयर के टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर पाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे कम अमाउंट को होल्ड कर पाएगा। तो जैसे यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना अमाउंट कर पा रहा है होल्ड, 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, ये इसका सैचुरेटेड है। अगर यहाँ 50 कर दूंगा 40 डिग्री पे तो ये वॉमिट कर देगा। तो इसका सैचुरेटेड कितने पे, बस कितना चपाती खा पा रहा है, समझ लो 49। अब इसके बाद विदाउट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब बाहर रिलीज नहीं कर रहा है, 40 डिग्री पे बस उसको कितना चाहिए, 49 ग्राम। क्लियर। अब आगे चलते हैं अनसैचुरेटेड। मैंने बता दिया ना, अनसैचुरेटेड एयर मतलब मेरी कैपेसिटी 3 चपाती है पर मम्मी ने मुझे एक ही चपाती दिया है, तो मैं अभी अनसैचुरेटेड हूँ। मतलब 49 डिग्री पे, यहाँ देखो 49, यहाँ 40 डिग्री पे 49 चाहिए, पर समझ लो वहां पर 30 ग्राम ऑफ वाटर वेपर है, तो ये क्या, अनसैचुरेटेड। तो ये if the vapor contained in air is less that the maximum limit, मैक्सिमम लिमिट से कम अगर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, कम वाटर प्रेजेंट है एयर के अंदर, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड है। भाई इसको मम्मी ने पूरा खाना नहीं खिलाया तो उसको और खिलाना पड़ेगा, समझ में है। तो हर टेम्परेचर का सैचुरेशन पॉइंट, हर टेम्परेचर पे एयर का वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ड्यू पॉइंट, सिंपल सी बात है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल लिया, ये वाला कहाँ गया, ये वाला एग्जांपल लिया कि 40 डिग्री पे कितना चाहिए, 49 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए। 40 डिग्री पे कितना, 49 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया, कितना टेम्परेचर कर दिया, 50 डिग्री, और वाटर इतना ही रखा, तब ये अनसैचुरेटेड हो गया ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वाटर और बढ़ाना पड़ेगा तो वो सैचुरेटेड होगा। पर यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया पर वाटर इतना ही प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को अगर मैं 50 डिग्री है, 50 डिग्री है और वाटर बस कितना पड़ा प्रेजेंट है, 49, तब वो अनसैचुरेटेड है। तो मुझे 50 से उसको कहां लाना पड़ेगा, 40 पे, 40 पे लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। उसी तरह से गाइस एक सिंपल सा ड्यू पॉइंट वाला डेफिनेशन आता है, अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। टेम्परेचर को अगर अनसैचुरेटेड एयर है तो टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, और वो तब तक डिक्रीज होगा, जैसे 50 था और वाटर कितना प्रेजेंट है, 49 ग्राम ही, तो 50 है तो हमें उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, हमें सैचुरेटेड करने के लिए उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 40 डिग्री तक डिक्रीज करना पड़ेगा। ये देखो ये वाला 40 डिग्री तक डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर हम उससे और कम कर देते डिक्रीज, तो भाई ये क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगा विंटर सीजन के टाइम। तो टेम्परेचर इज रीच्ड at which the air becomes saturated और this temperature is called dew point temperature। पहले अनसेचुरेटेड था एयर, हमने टेम्परेचर को और कम किया, तब तक कम करते चले गए जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो गया। सैचुरेटेड मतलब जितने पे एयर की मैक्सिमम लिमिट आ जाए, तो जिस जिस पॉइंट पे आके वो एयर सैचुरेटेड हो जाता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जिस पॉइंट पे आके अनसैचुरेटेड से एयर सैचुरेटेड हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे एयर अनसैचुरेटेड से आके सैचुरेटेड हो जाता है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बस इतना ही याद रखो कि अगर आप सिंपल सा ये याद रखोगे, द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। या तो आप ये भी याद रख सकते हो, द वेपर कंटेन इन द एयर मेजर यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये याद रखो इसका यूनिट, ये कभी कभी एग्जाम में आता है केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए दो, ये कभी कभार आपको ये ऊपर का डेफिनेशन नहीं पढ़ने का, ये नीचे का याद रखने का। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर और टू मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड। मतलब समझा रहा हूं, मान लो जस्ट एग्जांपल, अभी मान लो इस समय 30 ग्राम है, इस समय एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर अभी इस समय इतना है, बट उसको चाहिए कितना, सच में कितना चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए, 50 चाहिए, और इनटू 100। अब हम ये जो निकालेंगे ना, ये फटाक से निकाल देना, पर निकाल सकते हैं, 51 सा 50, 52 सा 100, 3 2 सा 60,
ये जो हमारा आ गया, ये आ गया, ये हमारा आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है? 60%। 60%, यहाँ देखो, मोर देन 60% वी फील द एयर इज ह्यूमिड। तो एयर कैसा है? ह्यूमिड है। अब लेस देन 60% द एयर इज ड्राई। तो हमारा आंसर कितना? हमारा तो बीच में 60 आ गया, तो ह्यूमिड और ड्राई के बीच में है। तो भाई कैसा? ये देखो, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, एक्चुअल मास अभी कितना प्रेजेंट है? तो अभी 30 था, पर सैचुरेटेड होने के लिए कितना चाहिए? 50 चाहिए। तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक इट्स एयर सैचुरेटेड, कितना सैचुरेटेड के लिए कितना चाहिए, और इनटू 100, ये अगर हम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट के अंदर, तो निकला 60%। अगर 100% आता है, अगर मान लो 50 चाहिए, ये 50 चाहिए, 50/50 इंटू 100, इस समय भी 50 है और सैचुरेटेड होने के लिए भी 50 चाहिए। तो 51 सा 50, 52 सा 100 और 52 सा 100, 100% आ गया ना। तो एयर क्या है? एयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। अब उससे ज्यादा करेंगे ना तो फिर भाई एटमोस्फेयर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर रिलीज हो जाएगा, विंटर सीजन वाला, समझ में आया? तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वे प्रेजेंट contained in the air to mass of vapor needed to make the air saturated, बस इतना याद रखना, is called percent relative humidity। इसके बाद नीचे का कुछ याद रखना कि ड्यू पॉइंट, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100%, लेस देन मोर देन 60% एयर इज ह्यूमिड, लेस देन 60% एयर इज ड्राई। 60% अगर कम आता है तो बोलेंगे एयर कैसा है? ड्राई है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत सिंपल सा यार, देखो हर मटेरियल का, देखो हर बंदे का खाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसी तरह से हर मटेरियल की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी अलग है। आयरन अलग अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, कॉपर अलग अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड हमारा जो लेड है वो अलग। मतलब कहने का मतलब क्या, मैंने ये एक्सपेरिमेंट है क्या, ये एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ कि तीनों को हमने क्या किया, तीनों को एक कंटेनर में डाला, एक एक हमने लिया, मतलब एक हमने क्या किया, ये कंटेनर में बॉइल वाटर रखा, उस बॉइल वाटर के अंदर हमने ये तीनों को डाल दिया और तीनों को 1 घंटे के लिए रखा। जस्ट एग्जांपल, तीनों को 1 घंटे के अंदर रखा, 1 घंटे के लिए तीनों को 1 घंटे का टाइम दिया, पर हमने देखा कि इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्व किया, इसने इसके कंपैरिजन में कब किया, इसके कंपैरिजन में ज्यादा किया, और इसने सबसे कम हीट एब्जॉर्व किया। क्यों? ये हमें कैसे पता चला? जैसे ही हमने वैक्स कंटेनर के अंदर इसको डाला तो ये ज्यादा गर्म है इसलिए इसने ज्यादा मेल्ट किया, ये कम गर्म है इसलिए कम इसने मेल्ट किया, ये सबसे कम इसने हीट एब्जॉर्व किया इसलिए वैक्स को सबसे कम मेल्ट कर पाया। तो इससे हमें ये पता चला कि हर हर मटेरियल की हीट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है सेम टाइम में। कोई 1 घंटे में ज्यादा खा सकता है, कोई 1 घंटे में कम खा सकता है, समझ रहा है? उसी तरह उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of object by 1 degree Celsius is called a specific heat of the object। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मेरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैं एब्जॉर्व करूंगा उसको बोलेंगे मेरे बॉडी का स्पेसिफिक हीट, मेरे बॉडी का स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैं एब्जॉर्व करूंगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, और इट इज डिनोटेड बाय सी, फिर इसका इस यूनिट दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये देखो स्पेसिफिक हीट, ये आगे आपको काम आने वाला है, Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, वैसे तो आप 11th में जाओगे तो इसको हम डिटेल में बताएंगे, बट अभी के लिए बस इतना काम है। समझो स्पेसिफिक हीट मतलब मेरी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैं एब्जॉर्व कर रहा हूं उसको बोलेंगे मेरे बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, हो सकता है किसी और, ये सामने मान लो ये मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसके बॉडी को अगर मुझे 1 डिग्री इसकी बॉडी को और बढ़ाना है तो हो सकता है ये इसको और ज्यादा हीट की जरूरत पड़े। मेरे बॉडी के 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए हो सकता है कम हीट में खा के भी 1 डिग्री मेरा बढ़ जाए, तो इसलिए हर बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बस इसमें ये डेफिनेशन और यूनिट और ये वाला फॉर्मूला, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी और हीट एनर्जी लॉस बाय द बॉडी, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। इसके बाद हीट एक्सचेंज,
हीट एक्सचेंज आपने सुना ही है, जब हॉट और कोल्ड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब तक एक दूसरे में से हीट मतलब एक्सचेंज करता रहता है जब तक दोनों के बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे आप लोग ने बहुत बार सुना हो, किसने किसने सुना है प्लीज कमेंट करना कि अगर अपना भाई या बहन कोई भी बीमार होता है, मम्मी बोलती है उसके बाद मत सो जा, नहीं तू भी बीमार हो जाएगा। पर आपको तो वैसा ही है, मम्मी ने बोला है तो वो करने का, क्योंकि अगर बुखार हो गया तो भाई स्कूल का छुट्टी मारने का मौका मिल जाएगा ना। तो जैसे ही मैं उसको पकड़ के सोता हूँ और बाद में छोड़ता हूँ, सर आप तो गलत बोल रहे हो सर, मैं उसको पकड़ के सोता हूँ बाद में छोड़ता हूँ ना, तो मेरे को तो बुखार होता ही नहीं है। अरे भाई तेरे इंटरनल ऑर्गन बिल्कुल सही थे, इसलिए तूने जैसे ही उसको छोड़ा वैसे तेरी मशीन ने तेरी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर लिया। अगर तेरा इम्यून सिस्टम खराब होता तो तू बीमार हो जाता, बट अभी वो बंदा बीमार है इसे, हाँ जब तू उसको पकड़ के रखा था तब तेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि हीट कहां से फ्लो होता है, हाइयर टू लोअर बॉडी, और वो तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं हीट एक्सचेंज। मतलब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो तब तक दोनों सेम नहीं हो जाते। हॉट में से क्या, हॉट बॉडी में से हीट लॉस होगा और कोल्ड बॉडी में से हीट क्या होगा, गेन होगा। हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा, और ये तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक हॉट और कोल्ड दोनों इक्वल ना हो जाए। और इसी को हम बोलते हैं हीट लॉस बाय द बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट, हीट लॉस बाय द बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट, और हीट गेन बाय द बॉडी कोल्ड ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट। और इस प्रोसेस इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज। ओके, फिर इसके बाद गाइस ये एकदम सिंपल सा है, ये सेम टू सेम अगले साल हम लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखने वाले, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है पर मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। देखो ये मैंने ये ले लिया क्यू, हाँ बताओ, हाँ चलो मैं यहाँ बता दूँ, हाँ यहाँ बता देता हूँ। ये देखो ये जो क्यू है ये हमारा हॉट बॉडी। ओके, ये हमारा इसको बोला जाता है, अगर आप आगे जाओगे तो पता चलेगा, कैलोरीमीटर और कैलोरीमेट्री। इस एक्सपेरिमेंट को कैलोरीमेट्री बोला जाता है और ये कैलोरीमीटर है, और इसको मिक्सिंग मेथड भी बोला जाता है। हम क्या करते हैं, इस कैलोरीमेट्री के अंदर एक हॉट ऑब्जेक्ट लाके डालते हैं। अब जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला, इसके अंदर पहले से क्या रहता है, एक स्ट्रेनर रहता है जो घुमाने का काम करता है, और अंदर वाटर रहता है, और साथ में ये जो कंटेनर है जिसको हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो ये कैलोरीमेट्री, इसके अंदर पहले से क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कैलोरीमेट्री, स्ट्रेनर एंड वाटर, तो तीनों पहले से ही प्रेजेंट है, तो तीनों का टेम्परेचर पहले से सेम रहता है। तो हम बाहर से एक हॉट ऑब्जेक्ट डालते हैं जिसका टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसका टेम्परेचर हाई रहता है, और स्ट्रेनर, वाटर और कैलोरीमेट्री इनका टेम्परेचर लो रहता है। पर जैसे हम इसके अंदर डालते हैं थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है, और ये जो कूल ऑब्जेक्ट थे मतलब कौन, स्ट्रेनर, वाटर और ये कंटेनर मतलब कैलोरीमेट्री, तीनों क्या करते हैं, हीट को गेन करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सभी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। थोड़ा यहाँ मैं करके दिखाऊंगा। मान लो क्यू ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा जब मैं इसको मिक्स करूंगा, Q1 हम किसको लेते हैं, हम लोग लेते हैं Q1 स्टेरर, ये जो घुमाने वाला होता है, ये जो घुमाने वाला है, ये घुमाने वाला, प्लस वाटर प्लस ये हमारा कंटेनर। तो हम ये जो Q1 है ये दो चीजों को लेते हैं। Q1 किसको लेते हैं पता है, Q1 मेरे दोस्त इसको लेते हैं, ये स्टेरर को एंड कैलोरीमेट्री को, मतलब ये जो कंटेनर है उसको हमने Q1 लिया है, तो Q1, और उसके साथ ही उसके अंदर एक वाटर भी होता है जिसको हम Q2 लेते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हीट को गेन करेंगे, और ये दोनों हीट, ये क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करेगा। तो हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट और हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। समझ, ये दोनों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टेरर, और स्टेरर के साथ ही हमारा वो जो स्टेरर मतलब घुमाने वाला, और साथ में कैलोरीमेट्री। और तुम्हारे बुक में तो वैसे इतना डिटेल में दिया नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और ये जो Q2 है ये हमारा जो वाटर है, क्योंकि ये दोनों तीनों एक ही जगह पे रहता है तो तीनों का टेम्परेचर कम होता है और इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, गेन करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और यही हमारा हीट एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है। Q1 प्लस Q2, देखो लिखा हुआ है हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस एक और मैंने बताया जो डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, स्टेरर। और वो टॉपिक कल ही मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा, मैंने कल ही के दिन एक्सप्लेन किया है। हीट गेन बाय वाटर, और हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पूरा का पूरा आपका चैप्टर खत्म हुआ। वैसे
मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकता था, पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। बट इसको आप आराम से देखोगे, थोड़ा एक दो बार देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।